अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की भी बात करेंगे और इकोनॉमी की भी, लेकिन आपको पहले बताते चलें कि हीट वेव है। हीट वेव में आपको सबका ख्याल रखना है, साथ साथ मौसम भी बहुत गर्म है, गर्मियों की शिद्दत है, तो इसके अंदर हमें चाहिए कि ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें या ऐसे खाने पीने की इनटेक में ऐसी चीज़ें रखें जिसकी वजह से हम जो है वो गर्मी से बच सकें। और साथ साथ वाटर को हम कहेंगे कि वाटर कंजर्वेशन ज़रूरी है, पानी को बचाना है आने वाली नस्लों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, जिसके लिए हम जो है वो सारे काम करते हैं, तो पानी को क्यों ना स्टोर किया जाए। ये तो एक मैं चाहती हूँ कि एक मैसेज डेली बेसिस पे आपको दूं ताकि इससे कुछ ना कुछ हो सके, किसी न किसी फोरम पे ये आवाज़ उठाई जाए। तो ये तो हुई हमारी बात। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमी की हम कह सकते हैं कि अगेन एक आज के दिन मार्केट की बात करें तो स्लो डाउन और डल परफॉर्मेंस देखी गई एज कम्पेयर टू प्रीवियस सेशन। हम कह सकते हैं कि आज के दिन कुछ नेगेटिविटी या फिर एक कॉशियस स्टैंड इन्वेस्टर्स की जानिब से देखा जा रहा था। अगर हम कहें कि 43,000 के लेवल को कल मार्केट ने इंटैक्ट किया, स्टेबल किया, लेकिन आज के दिन हम नेगेटिव जोन में देखे गए या फिर एक डल परफॉर्मेंस की वजह से वो सेंटिमेंट्स जो है मार्केट उसको इंटैक्ट ना रख पाई, तो ये गलत नहीं होगा। चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा रही हैं। IMF से टॉक्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं और अब ये सिर्फ देखा ये जाएगा कि आने वाले दिनों में जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस है उसका जो एक इम्पैक्ट है वो अवाम को पास ऑन किया जाता है या नहीं, क्योंकि IMF की यही कंडीशन है। इसकी वजह से तमाम चीज़ें जो है वो अभी स्टक दिखाई देती हैं। तो आज के दिन हम बात करेंगे, लेकिन पहले फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 43,026.88 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट के 43,256.32, लोअर वॉज 42,938.78। हम कह सकते हैं, देखें आज के दिन लोअर बैंड में मार्केट ने जो है वो जब पंच किया इंट्राडे लो, तो उसके बाद क्लोजर भी इसी साइड पे देखा गया है 42,983.45 के लेवल पर, यानी कि एक नैरो बैंड में मार्केट की ट्रेडिंग देखी गई है 43,200 और 42,900 के लेवल पर। 43.43 का डिक्लाइन आज के दिन देखा गया। टर्नओवर में करंटली 187.1 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन 91.75 मिलियन शेयर का। वैल्यूज डाई 5.08 बिलियन रुपीज एंड वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग चेंज। GGL इसको लीड कर रहे हैं 0.39 पे। डिक्लाइन देखा गया 16.02 पे क्लोजर रहा। 15.09 मिलियन शेयर ट्रेडेड। WTR सेकंड स्कॉर पे अनचेंज बिहेवियर 1.54 पे क्लोजर रहा। 13.38 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। एंड लास्टली सिल्स बैंक काफी अच्छे बात लाइमलाइट में 0.14 का इजाफा, 1.22 पे क्लोजर, 13.09 का कारोबार रहा। आप देख रहे हैं डिफरेंट स्क्रिप्ट की पार्टिसिपेशन वॉल्यूम लीडर्स में देखी जा रही है। इसके साथ साथ बैंकिंग स्क्रिप्ट हम कह सकते हैं अगेन इस ऑप्टिमिज्म में काफी हद तक ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पॉलिसी रेट अनाउंस होने वाला है और काफी हद तक ये हम कह सकते हैं कि फोरकास्ट भी देखी गई है कि 100 बिप्स जो है वो इंक्रीज की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। 100 बिप्स, क्या ये जो एक फोरकास्ट या प्रेडिक्शन की जा रही है तो क्या ये दुरुस्त साबित होगी? और अगेन अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स देखें तो यहाँ पे यही वजूहात या फिर रीजंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पॉलिसी रेट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और साथ साथ अगर पॉलिसी रेट जितना ज्यादा जा चुका है आगे, क्या इसके बाद फिर बिजनेसेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए या फिर बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात की जाए तो क्या ये दुरुस्त होगा कि इसी इन्वायरमेंट में बिजनेस फ्लरिश कर सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी कुछ एक्सपेंशन जो बिजनेस की हो चुकी है वो पहले ही सवाल उठा रहे हैं। तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तानी इकोनॉमिक के हवाले से जो एक टफेस्ट फेज देखा जा रहा है इस वक्त, तो गवर्नमेंट इसको कैसे टैकल करती है, क्या मेजर्स लेती है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे वो भी एक अलार्मिंग सिचुएशन पे दिखाई देते हैं, तो इसको सबको मैनेज करना जरूरी है। ये मैनेज नहीं होंगे तो इकोनॉमिक नंबर्स जो है वो हर्ट हो सकते हैं। अभी की अगर हम बात करें GDP ग्रोथ की बात करें तो चीजें कंट्रोल हैं, थोड़ा सा और पुशअप करने की जरूरत है। तो ये नेक्स्ट इसके साथ साथ ये दो टॉपिक्स के अलावा हम CPEC के ऊपर बात करेंगे। हमारे पास जो एहसन इकबाल साहब मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है,
उनकी एक अच्छी न्यूज़ इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 दिन से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस हमें एक न्यूज़ मिल रही है कि वो 3 दिन से गवादर के अंदर कुछ सी पैक के हवाले से डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। तो ये अगर फेडरल मिनिस्टर इतने कीन होकर काम करेंगे तो सी पैक ऑब्वियसली जो काफ़ी अर्से से एक स्टक पोजीशन में था और काफ़ी अर्से से कोई एक्टिविटी हम विटनेस नहीं कर रहे थे, वो अब कितनी तेज़ हो गई है, आज वो भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास बहुत ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुफियान आधिया साहब, आप चेयरमैन हैं सीनियर आबाद के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ कुछ देर बाद मौजूद होंगे सरदार शौकत पुकुलजई साहब, आप प्रेसिडेंट हैं बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम के और साथ साथ एनालिस्ट भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। लेकिन सुफियान साहब से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सुफियान साहब, आपने टॉपिक्स भी देखे, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आप इकोनॉमिक्स की कंडीशन जो विटनेस नॉर्मल एक आम आदमी भी कर रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। सो व्हाट्स योर पॉइंट कि आने वाले दिनों में जो इकोनॉमिक कंडीशन देखी गई या जो नंबर्स अभी देखे जा रहे हैं, इसमें क्या रिव्यू आप जो है वो डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, हार्ड टाइम तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और गवर्नमेंट अपनी दिन रात कोशिशें कर रही है कि वो इस डिफिकल्ट टाइम से किसी भी तरीके से बाहर आए। इकोनॉमिक क्राइसिस भी है पाकिस्तान के, तो वर्ल्ड वाइड क्राइसिस है इस वक्त। और जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी, जो सबसे बड़ी इंपोर्ट है वो ऑयल बेस्ड है, हम लोग इंपोर्ट है हमारी सारी, उसके अंदर हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड आउट है। मगर अगर हम ये देखना चाहें तो हमारी एक्सपोर्ट बहुत बेहतर हुई है, फॉरेन रेमिटेंस बहुत बढ़े और आते हुए टाइम में ये मजीद इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। अगर हम इस शॉर्ट कमिंग से कुछ टाइम अगर हम बेयर कर लें तो मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी हमारी बहुत सही स्ट्रेंथ में चली जाएगी। इस वक्त जो डीवैल्यूएशन है वो सबसे बड़ा एक कंसर्न है, और जो सबसे बड़ा डेंजरस पॉइंट ऑफ व्यू जो लोगों को नजर आ रहा है, जो स्पेशली इम्पोर्टर्स हैं या जो कंस्ट्रक्शन फील्ड के हवाले से अगर हम अपनी देखते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी बढ़ जाएगी कि हमारे लिए वो प्रोजेक्ट्स बनाना या डिलीवर करना ही नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि हमारी जितनी भी स्टील है या प्रोडक्ट्स हैं वो सारा इंपोर्ट बेस्ड पे है मोस्टली, या उसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। जैसे अगर सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स भी हैं तो वो कोल को इंपोर्ट वो भी कर रहे हैं, इसी तरीके से स्टील का स्क्रैप सारा इंपोर्ट हो रहा है। फिर आपका जो टाइल्स का रॉ मटेरियल है, नहीं तो टाइल 70% आज भी पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है। 3-4 फैक्ट्रियां भी मजीद और लगी हैं जो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में यहाँ पे लगी हैं पंजाब के अंदर, बाकी मजीद और नहीं लग रही हैं। तो फ्यूचरिस्टिक अगर हम देखें तो अगर हमने डॉलर को रोक लिया यहाँ पे इन्फ्लेशन से, तो मैं समझता हूँ कि उसमें हमारे लिए इकोनॉमी को हमारे को जल्दी सर्वाइव हम कर जाएंगे, हम जल्दी अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। राइट, आपने कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है। स्टील प्राइसेस की अगर बात की जाए तो ये तो काफ़ी अर्से से एक इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टील या कोल प्राइसेस जो आपने पॉइंट आउट की हैं चीज़ें, ये तो काफ़ी अर्से से दिखाई दे रहा था। लेकिन अब वैल्यूएशन काफ़ी रुपी डिवैल्यू हो गया है तो वैल्यूएशन भी नेगेटिव साइड पे जा रही है। आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशन है, मजीद क्या फर्दर गिरावट देखेंगे हम या फिर इंटरनेशनली इम्पैक्ट को सिर्फ विटनेस करना चाहेंगे? देखिए, स्क्रैप की प्राइसेस तो जो $650 पे थी वो $490 पे आज ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनली, तो उसमें काफ़ी सब्सटैंशियल कमी देखी गई है। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो डॉलर नून लीग की गवर्नमेंट आने के बाद जो 182 पे आ गया था 189 से, एक लोगों को इस्तेकाम नज़र आ रहा था, वो आज 201-202 रुपये पे डॉलर ट्रेड हो रहा है। तो अगर बाहर इंटरनेशनली कमी भी आई है तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में नहीं आ पा रहा। उसकी वजह यही है कि आपका फ्रेट बढ़ गया, कल से अचानक ऊपर $4-5 हज़ार फ्रेट बढ़ा है, जो इंटरनेशनली शॉर्टेज ऑफ कंटेनर्स की वजह से है। और सेकेंडली ये है कि डॉलर का हमारा डिवैल्यूएशन, रुपी का डिवैल्यूएशन की वजह से हमें काफ़ी उसमें सख्त मुश्किलात आ रही हैं। आज भी नई रेट लिस्ट निकाली आयशा स्टील ने, और लोकल प्रोडक्ट्स के अंदर को $5,000 टन के ऊपर ने अपनी प्राइसेस को रिवैल्यूएट किया और बढ़ाई है। और हालांकि इंटरनेशनली HRC वगैरह की प्राइसेस कम हुई हैं, और कल जो नई जो एक पॉलिसी अनाउंस होने जा रही है कि जो इंपोर्ट के ऊपर नई पॉलिसीज आ रही हैं कि इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाएंगे और कुछ इंपोर्ट के आइटम से पाबंदी लगाएंगे, तो उसकी वजह से भी HRC और इन प्रोडक्ट्स के ऊपर को 50% से लेकर स्क्रैप के ऊपर 10% ड्यूटी मजीद एड ऑन कर दी है, उसका भी एक इम्पैक्ट आ रहा है।
सर वो तो करना पड़ेगा ना, इम्पोर्ट ड्यूटीज तो लगाना पड़ेगी अगर किसी न किसी तरीके से इम्पोर्ट को कम देखिए करना है वक्ती तौर पे तो हम भी हुकूमत के साथ हैं कि ये बिल्कुल अच्छे इकदाम हैं, पर मुल्क है तो हम सब हैं। अगर ये हमें कोई इंडस्ट्री को स्लो डाउन भी करना है 2-4 महीने तो हम तैयार हैं, हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। जो हुकूमत की पॉलिसी वो अनाउंस करें, और मैं कहता हूँ ओपनली अनाउंस करें, उसको डरने की तो जरूरत नहीं है। कल को हम श्रीलंका जैसा हाल हो, अल्लाह ना करे, तो हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। श्रीलंका की पॉपुलेशन भी कम है, उन्हें संभाल लिया अपने आप को, फिर भी जो कि नहीं संभाल पा रहे कोशिश कर रहे हैं संभालने की। राइट, मगर सर पॉइंट टेकन। मैं पोपुल जी साहब को गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगी। सरदार साहब, यहाँ पर आज के दिन अगर बात की जाए तो सीपैक की बात करें, क्या कंडीशन दिखाई देती है सीपैक पॉइंट ऑफ व्यू से? पहले तो ये कहा जाता काम हो रहा है, फिर कुछ बातें अलग थी, बयानात अलग थे, फिर अभी सिचुएशन क्या चल रही है अगर क्रॉनिकली पूछा जाए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपने देखा पिछले 1-2 साल से लोगों के अंदर एक जनरल मार्केट फिनोमेना था कि जी सीपैक जो है स्लो डाउन हो गया, या खुदा न खास्ता बंद हो गया, या अल्लाह न करे चाइनीज इन्वेस्टर्स जो है विड्रॉ कर रहे हैं। ऐसा था नहीं। तो एक्चुअली अब जो मल्टी पार्टी गवर्नमेंट आई है इस वक्त, ये वो पार्टीज हैं जो एक्चुअली सीपैक को ऑन करती हैं। दोनों, पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों क्लेम करते हैं, बल्कि हकीकत भी है कि इन्होंने सीपैक को यहाँ लॉन्च किया विद दी सपोर्ट ऑफ चाइना। तो वो वापस आके मेरे ख्याल उन्होंने तमाम सेंटिमेंट्स को रिजेक्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश की है। और मैं बिल्कुल आपको बड़ा पॉजिटिव वे में बता रहा हूँ कि पिछले 2-3 रोज से स्पेशली ग्वादर में जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ मेरी बात हुई, वो बहुत पॉजिटिव हैं और वो बहुत खुश हैं। एक मसला है जो एक स्ट्रेटेजिक मसला है, वो दोनों गवर्नमेंट्स को मिल के हल करना होगा, वो है सिक्योरिटी का। तो डेफिनेटली वो हमारे मुल्क में अदर देन सीपैक भी इशू है, तो वो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है एड्रेस करने की, और इंटरनेशनली भी जो अलाइड नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं। वंस दैट इज रिजॉल्व, मेरा ख्याल है जो सेकेंड फेज है सीपैक का वो आगे बढ़ेगा, और दैट इज गोइंग टू हेल्प दी SMEs माइक्रो लेवल पे, और इसकी अशद जरूरत है पाकिस्तान के अंदर। और मैं खासकर अपने सूबे से, बलूचिस्तान के सूबे से, मैं इसको बड़ा पॉजिटिव देखता हूँ। राइट, आपने कहा सर कि अब काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या मिनिस्ट्री खुद इंटैक्ट है इसके साथ, इन प्रोजेक्ट्स के साथ, या फिर इन पे काफी तवज्जो दी जा रही है? क्या डिफरेंस है जो पहले नहीं था अब हो रहा है? देखिए, एक तो मिनिस्टर एहसन इकबाल जो है वो पहले भी जब मिनिस्टर थे तो उनका बड़ा पॉजिटिव इसमें था और वो खुद इंटरेस्ट लेते थे। और फिर सबसे बड़ी जो बात है, जो कम से कम मैं माशाल्लाह आपके बहुत से प्रोग्राम में मैं हाईलाइट किया कि सीपैक के अंदर अनरिक्वायर्ड डुप्लीकेशन बहुत हो रही थी। जैसे सीपैक अथॉरिटी बना दी, अब सीपैक अथॉरिटी जो है वो एक लेजन ऑफिस था, इट वाज नॉट अ डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब प्लानिंग कमीशन है, उन्होंने सेक्रेटरी भी अच्छा लगाया और प्लानिंग कमीशन खुद डिसीजन लेगी, और जो स्टेट टू स्टेट एग्रीमेंट है उसके अंदर भी प्लानिंग डिपार्टमेंट ही देख रहा है, यानी चाइनीज बुक्स के अंदर इट्स द प्लानिंग डिपार्टमेंट। बहुत दफा मैंने खुद सुना चाइनीज इन्वेस्टर से कि वो कहते थे यार सीपैक अथॉरिटी का रोल क्या है, दैट वाज जस्ट अ लेजन। आप समझ लें कि उन्होंने एक मार्केटिंग टूल बनाया या किसी को अकोमोडेट करना होगा, मैं इससे ज्यादा। राइट, अच्छा सर, इकोनॉमिक नंबर्स के हवाले से बात करते हैं। सुफियान साहब ने कहा कि रेगुलेटरी ड्यूटीज ऐड की जा रही हैं, इंपोर्ट को किसी न किसी तरीके से रोकना है। अभी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा इशू इकोनॉमी को ही कंट्रोल करना सबसे ज्यादा नीड ऑफ द आवर भी है, और गवर्नमेंट भी इससे सर जोड़ के बैठी है। तो आप समझते हैं कि अब जबकि लोग भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अब सीजन जो है वो ये मैस हो चुका है और अब इसे किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करना है, तो क्या इशूज जो है वो टैकल करने की कोशिश की जा रही है? तो डायरेक्शन राइट दिखाई दे रही है, आप समझते हैं? मैं समझता हूँ बिल्कुल राइट है। एक चीज मैं अर्ज करूंगा, मैं क्लेम नहीं कर सकता कि वो इकोनॉमिक एक्सपर्टीज मेरे में है, लेकिन गवर्नमेंट को एक स्टेप बहुत जरूरी लेना है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ऑन बोर्ड ले। देखिए, गवर्नमेंट में तो ब्यूरोक्रेटिक मैन पावर हुई है, लेकिन नए आइडियाज, नई सोच और इंटरनेशनल लिंकेज जो है वो प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर में आप ब्रोकर हाउसेज को ऑन बोर्ड लेते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को लेते हैं, बैंक्स को लेते हैं, या जो एक्सपोर्टर्स हैं या मल्टीनेशनल कंपनी, उनको ऑन बोर्ड लेना बहुत जरूरी है, उनके आइडियाज लेना बहुत। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो बेस्ट है कि आप उनसे मुशावरत कर लें, उनसे पूछ लें, उनसे रिटर्न मांग लें। वो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा स्लो साइड पे, शायद गवर्नमेंट की एंगेजमेंट अभी दूसरी साइड पे,
और दूसरा, आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अल्लाह के लिए इस मुल्क का ख्याल करें और वो पॉलिटिक्स करना बंद कर दें। और अगर आप पॉलिटिक्स ही करनी है, आप देखें डॉलर कहाँ जा रहा है, डॉलर के साथ साथ बहुत सी फॉरेन करेंसीज हैं जो ऊपर जा रही हैं, उसके साथ फिर आपका ट्रेड है वो इफेक्ट हो रहा है। तो यू हैव टू बी अबव दी नेशनल पॉलिटिक्स। आप इकोनॉमिक्स आपकी रिक्वायरमेंट है दुनिया को, जैसे इन्होंने बताया श्रीलंका का, तो इस तरह हम खौफ में अगर रहेंगे कि हमारे साथ भी ऐसा होगा तो हम नहीं रहें। कल मैं एक फॉरेन इन्वेस्टर के साथ था, आई डोंट वांट टू नेम हिम, लेकिन मैं बहुत खुश हुआ कि वो मैं बल्कि शर्मिंदा हुआ कि वो मेरे से ज्यादा इतने पॉजिटिव थे। तो कह रहे थे आप क्यों परेशान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपका मुल्क जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, आपकी मैन पावर बायर है, तो यू डोंट हैव टू वरी, ये टाइम में निकल जाएगा। तो ऐसी सोच हम में होनी चाहिए ताकि हम पॉजिटिव आगे सोचें। राइट, नहीं सर, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे, और हार्ड टाइम्स तो हर चीज में आते हैं, तो ये भी अभी थोड़े से हार्ड टाइम्स है, अगर इसको भी मिल बैठ के बातचीत के जरिए हल किया जाए और कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए तो काफी सारे जो है वो हमारे पास कह सकते हैं हम सोल्यूशन सामने आ सकते हैं। सुफियान साहब प्लीज आप बताइएगा कि स्टील और सीमेंट की बात हो रही थी और अभी आपने कहा कि डी वैल्यूएशन सबसे बड़ा इशू है, तो डी वैल्यूएशन अगर स्ट्रांग हो जाती है, थोड़ा रुपी स्टेबल होने की तरफ आ जाता है, यानी कि 180 पहले हम देखा था वहाँ पे एक अच्छी जो है वो देखी जा रही थी, यहाँ पे स्टेबिलिटी थी, तो क्या आने वाले दिनों में आप समझते हैं कंस्ट्रक्शन साइड पे जो स्कीम्स चल रही हैं या जो पास गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उन पे कुछ काम हो सकता है? क्योंकि इतने इस जो एक हम कह सकते हैं कि ये जो एक ट्रेडमार्क सेट हो गया, इसके ऊपर काम होना तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही वजह है, और अगर ये थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन हम देख लें ना, या यहाँ पे वो डॉलर रुक जाए आज और हमें ये श्योरिटी मिल जाए कि यहाँ से मजीद अभी डीवैल्यूएशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉजिटिव साइंस आ जाए, मेरा ख्याल है, उम्मीद है इंशाल्लाह IMF की कल 2 दिन में टॉक्स जो शुरू हो रही है, उम्मीद है इसके अंदर को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, हमें कोई बेल आउट पैकेज मिल जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स में भी आ जाएगा, पब्लिक के अंदर भी आ जाएगा। और अगेन देखें, ये जो $70 पे कोल परचेज किया जाता था वो $350 पे, $325 पे ट्रेड हो रहा है। इसी तरीके से स्टील और स्क्रैप सब सारा कमोडिटीज के अंदर बहुत ज्यादा तेजी आई है, तो ये फॉर द टाइम बिंग जरूर है। कोविड के बाद जैसे हम निकले ना, तो एकदम से एक बहुत बड़ी डिमांड पूरी दुनिया में खड़ी हुई थी, तो वो डिमांड को नेचुरली एक साइकिल है, उसको क्रॉस करते हुए को मजीद 6 महीने 8 महीने लगेंगे। मेरा ख्याल है कोल भी अपने प्राइस पे आएगा, स्टील भी नीचे आ जाएगा, और ये इंडस्ट्री सारी सर्वाइव कर जाएंगी, उम्मीद है इंशाल्लाह। और पाकिस्तान में देखिए, जो सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि इस वक्त जो हमारी पॉपुलेशन है, देखिए हमारे पास अगर मिडिल क्लास को हमने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया ना, तो हमारी सारी इंडस्ट्रीज मूव ऑन हो जाएंगी। हाउसिंग की तो इस वक्त बहुत शदीद शॉर्टफॉल है, हर आदमी को अपना घर चाहिए था, और जिस तरीके से ग्रोथ रेट बढ़ रहा है हमारा पॉपुलेशन का, उस स्पीड से हाउसिंग सपोर्ट हमारा नहीं आ पा रहा। जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्हें भी हाउसिंग के अंदर बेहद काम करने की कोशिश की, बट बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होंगी या जो कोई भी प्रॉब्लम्स थी उस वजह से वो नहीं कर पाए। सर हाउसिंग आप समझते हैं कि या कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप एक दिन में ये डिसीजन नहीं ले सकते? अगर आप प्रोजेक्ट अनाउंस भी करते हैं तो उसको 3 साल 5 साल तो लगते ही हैं बनने में। बिल्कुल एग्रीड है, और उसके अंदर भी हमने गवर्नमेंट को यही प्रपोजल दिया था कि आप जो प्राइवेट सेक्टर है जो आबाद है उसको आप हर जगह ऑन बोर्ड करें। जो प्रपोजल्स आबाद नहीं दिए थे उस पर कुछ हद तक तो इम्प्लीमेंटेशन हुई, उसके बाद बहुत सारी जगहों पे वो ऑन बोर्ड नहीं थे, वो जो भी उनकी अपनी रीजन होंगी। देखिए अगर आज भी ये गवर्नमेंट जो फर्स्ट हैंड बायर आ रहा है ना, उसको फैसिलिटेट कर दे कि उसको इंटरेस्ट फ्री या लो मार्जिन पे फाइनेंस दे दे, अगर हम इतना भी कर लेंगे तो हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली खड़ी हो जाएगी। क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन के साथ हमारी डायरेक्टली 45 to 50 इंडस्ट्रीज जो है वो डायरेक्टली ट्रेड करती हैं, जैसे आपका लोकल स्टील है, सीमेंट है, पेंट है, वुड है, लेबर है, यू कैन नेम इट, तो ये सारी डायरेक्ट बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर आपका इंपोर्ट के अंदर वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है कि आपकी डायरेक्ट जो है वो लोकल मार्केट ऑटोमेटिकली आपकी जनरेशन बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। आपके खाली कंस्ट्रक्शन में लेबर इन्वॉल्व नहीं होगी, आपकी जो एलाइड इंडस्ट्रीज है उन सब जगह आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हुए जाते हैं। आपकी बैंकिंग सेक्टर भी चलता है, आपका आर्किटेक्चर, आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर से लेके स्टील सीमेंट, आपका हर जगह एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। तो वो एक बहुत बड़ा साइकिल है। देखें 1940s के अर्ली 1900s के अंदर जब
बल्कि लेट 1800s के अंदर जब यूएस के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया, उनने अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का सहारा लिया। उन्हें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, हाई राइज बिल्डिंग, ये सारी उन्हें बनानी शुरू करी। उससे उनकी सारी लोकल इंडस्ट्रीज सर्वाइव करना शुरू कर दी, वहीं से सारी चीज़ों को ट्रेड किया। तो पाकिस्तान का भी यही बहुत बड़ा एक चार्म ये है कि हमें कोई एक्सपैट्रिएट की जरूरत नहीं है कि ये आज लोग आ रहे हैं जिस तरह दुबई के अंदर रहते, कल को इकॉनमी होगी तो ये लोग रहेंगे, नहीं तो दुबई खाली हो जाएगा। जैसे 2009 में हमने देखा कि शदीद मंदी आई, उसके बाद आज 2020 के बाद जो 2020 का इनका पैकेज आया, उनको इतना टाइम लगा वो समेटने में, आज भी वो प्राइसेस हम नहीं देख पा रहे। अभी फिर वहाँ पे कोई मूवमेंट आ रही है, बट पाकिस्तान जैसा मुल्क है कि हमें अल्लाह का शुक्र है कि हमारी इतनी बड़ी डेट्स नहीं है, हमारी इतनी बड़ी फाइनेंसिंग नहीं है, तो हमारे पास मार्केट ना तो क्रैश करती है ना कोई बहुत ज्यादा डाउन साइड है। अगर हमने पब्लिक को फैसिलिटेट कर दिया, जो कि उम्मीद है कि अभी बजट प्रपोजल्स के बाद ये तो बहुत ही इमरजेंसी डिसीजन है फेडरल गवर्नमेंट के, कि जैसी अपने क्या एक्सपेक्टेड है आपके हवाले से, आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम तो एक ही बात गवर्नमेंट को तजवीज़ देंगे कि आप जो फर्स्ट टाइम बायर है ना, आप उसको रिलैक्सेशन दे दें फाइनेंस पॉलिसी के अंदर। जिस तरीके से प्रीवियस गवर्नमेंट ने 5% फिक्स कर दिया अपने कमर्शियल बैंक को कि आपने एटलीस्ट 5% लेंडिंग करनी है टू हाउसिंग सेक्टर, अगर ये खाली अगर कंटिन्यू हो गया तो उसके अंदर बहुत बड़ा ये रोल प्ले कर लेगा, जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा। वो 5% भी अपने जो है वो लेंडिंग नहीं दे पा रहे थे जो फर्स्ट हैंड बायर्स हैं, वो उनको मजबूरन उन कंपनीज को ही देना पड़ रहा था जो उनके साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं, क्योंकि उनके बुक्स डेवलप नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास ऑफिशियल टैक्स पेयर्स आज भी देखें तो वो बहुत कम है, डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी नहीं है। हम तो उसको कहते हैं कि आप इकॉनमी को भी डॉक्यूमेंटेड कर लें। अभी जिस तरीके से डीएनएफपी एक नया वो सेगमेंट बना है फेटफ के बाद, जो हर बिल्डर को उसकी कंप्लायंस को पूरा करना है, तो वो एक नई रिजीम आ रही है, तो चीजें हमारी डॉक्यूमेंटेड होने की तरफ जा रही है। हमें हर कस्टमर का डेटा जो है वो एफबीआर को देना है, एफबीआर उसकी डेटा भी शेयरिंग करेगी। ये तो अच्छी बात है कि हमारे पास कोई अनडॉक्यूमेंटेड चीज नहीं रहेगी। अब बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि आप 3-4 साल में देखेंगे ना, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो बहुत ट्रांसपेरेंट होने जा रही है और हर चीज डॉक्यूमेंटेड होने जा रही है, और बहुत सख्त कंप्लाइंस भी है एफबीआर की तरफ से। अगर वो बिल्डर या वो डेवलपर अगर ये कंप्लाइंस पूरी नहीं करता तो उसके ऊपर सख्त पेनल्टीज हैं, उसके अकाउंट ब्लॉक की जाएंगी, उसके एनओसी कैंसिल की जाएंगी, उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगा दिए जाएंगे, उसके बहुत सख्त कवानीन ले आए हैं और ये असेंबली से भी पास्ड है। तो बिल्डर जो है हमारे उसकी कंप्लाइंस पे जा रहे हैं। ठीक है, अभी शुरू में मुश्किलात आ रही है, हमारे एफबीआर से डेली उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस है कि इसके अंदर हमें हेल्प करें कि हम किस तरीके से इसको मजीद बेहतर कर दें। कोई ऐसा रास्ता निकाल लें जो कि बीच में हम कह रहे हैं कि इसको रास्ता ना निकालें, हम कह रहे हैं कि आप हमें गाइड कर दें कि आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, हम अपने लोगों को ट्रेन कर देते हैं। वो हम डॉक्यूमेंटेशन हमें देने में कोई एतराज नहीं, हम सारी चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे। और हमने ये कहा है कि आप 3 जगह से एक चीज़ों को ना लेना, आप एक तरफ से एक एफबीआर को एक अथॉरिटी बना दे, हम उसको सारा डेटा देने को तैयार है। आपको टैक्स चाहिए, हम टैक्स भी देने को तैयार है, सामने लोगों की फैसिलिटीज की बात कर लें। तो वो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर अभी नई गवर्नमेंट आती, मिफ्ता इस्माइल साहब से भी वो तो इतने मसरूफ हैं, उनको थोड़ा सा बजट के से बड़े तो आई डाउट कि उनको टाइम मिलेगा। हमने राइटिंग में प्रपोजल उनको भेज दिए लिख के सारे, तो जैसी वो बात होगी तो वील पुट आउट पॉइंट आउट सके आप उसको तरफ देखिए। हाई राइज बिल्डिंग्स का आपने जिक्र किया है, हाई राइज बिल्डिंग्स कितनी ज्यादा अब आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरफ तवज्जो दी जाएगी, इस तरफ काम किया जाएगा? देखिए, फ्यूचर तो है ही हाई राइज बिल्डिंग्स का, और देखें दुनिया भर में अगर इकोनॉमिस्ट जो है ना वो ये कहते हैं कि अगर किसी मुल्क की तरक्की देखनी है कि वो कितनी तरक्की कर रहा है, वहाँ जाके देखो कि वहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स कितनी बन रही है, वहाँ क्रेन्स कितनी लगेगी। ठीक है ना, अगर हमारे पास ये हाई राइज बिल्डिंग्स आती हैं तो हमारी स्काई लाइन बनती है। ठीक है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो गवर्नमेंट को उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत है। जो एक 1100 अरब रुपए का पैकेज पहले भी अनाउंस किया गया, वो दिया कोई नहीं। कराची के साथ पिछले कई अरसे पे एक डेवलपमेंट नहीं की। लाहौर में डेवलपमेंट की गई, लाहौर में एक नया वॉल्टन एयरपोर्ट था, वो खत्म किया गया। वहाँ पे 5 प्लॉट का ऑक्शन किया गया, पब्लिक ऑक्शन किया गया, वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लाया गया और हाईएस्ट प्राइस में कुछ तकरीबन 44 करोड़ रुपए कनाल के हिसाब से वहाँ पे प्लॉट बिका है, बिलियंस ऑफ रुपीस का। और वो डेफर्ड पेमेंट पे 3 साल की पेमेंट पे वो दिया गया लोगों को कि आप इस पे हाई राइज बिल्डिंग बनाए अप टू 40 स्टोरी 50 स्टोरी एज विश यू, मतलब आप बनाए। वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब गवर्नमेंट ने उस पर डाल के दिया कि हम यहाँ पे आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, यूटिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, आप बनाएं। क्योंकि
आप हमारा ग्रीन एरिया हम खत्म करें, जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है हम हाउसिंग सोसाइटीज अनाउंस कर करके वो सारा एरिया को हम तबाह करें। अच्छा, जितनी वर्टिकल ग्रोथ में, ये भी आबाद ने इसको स्टडी किया ना कि अब वर्टिकल ग्रोथ के अंदर कॉस्ट कम है, पॉइंट आपने जो है वो या हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि लास्ट सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी भी आई कि भाई शहर में इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, आप दूर जाएं ये करें, तो उसके ऊपर हमने पूरी स्टडी करी। तो जो दुनिया के अंदर वर्टिकल सिस्टम जो है वो सबसे सक्सेसफुल है। आप न्यूयॉर्क की मिसाल ले लें, आप लंदन की देख लें, वो उसी सेक्टर के अंदर ट्यूब को, अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इतना अच्छा मर्ज कर लेते हैं कि वो नियर द वैक्सीनिटी लोग वॉकिंग डिस्टेंस ट्यूब्स के थ्रू या उबर के थ्रू अपना काम को निपटा लें। हमारे यहाँ जितना इन्फ्लक्स ऑफ व्हीकल्स है उतना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स, कार पार्किंग के इश्यूज आ रहे हैं। दुनिया भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिया जाता है, मतलब अगर हम सारा क्लेम उठा के एक कम्युनिटी पे डाल दें कि बिल्डरों ने ये हाई राइज बिल्डिंग बना दी, देखिए ये अगर नहीं बनती। आ जाते हैं सर, पॉइंट टेकन सुफियान साहब। मैं सरदार साहब से पूछना चाहूंगी, सरदार साहब यहाँ पर इन्होंने हाई राइज पॉइंट ऑफ व्यू को बड़ा हाईलाइट किया है। हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी तो काफी जो है वो एक कहते हैं ना, दूरियां भी सिमट के आ जाएंगी ट्यूब्स के जरिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी ज्यादा कोई लिमिट्स नहीं रहेंगी। साथ साथ अगर थोड़ा सा हम अपने आप को भी देखते हुए और थोड़ा सा कॉशियस होकर यहाँ पे भी देखें तो पेट्रोलियम थोड़ी सी जो हमारे इश्यूज हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, इम्पोर्ट बिल भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। साथ साथ एग्रीकल्चर लैंड, जो कि एक बहुत बड़ा एक आज का भी हम कह सकते हैं कि ये एक बड़ा क्रॉनिकल इशू है प्रेजेंटली, कि एग्रीकल्चर लैंड भी जो है इस पर भी हाउसिंग सोसाइटीज अनाउंस की जा रही हैं। उससे ये होगा हमारे पास जो एग्रीकल्चर या फूड बास्केट है वो यहाँ पर इंटैक्ट रहेगी, वो यहाँ पर सेफ रहेगी, और यहाँ पर वर्टिकल जो है वो कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी। क्या कहेंगे? अच्छा, इसको अगर आप मैं समझता हूँ कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे एनर्जी मिक्स आया है तो इसी तरह आपको रूरल और अर्बन मिक्स भी करना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर जैसे ये प्रीवियस गवर्नमेंट ने बिल्कुल थर्स दे दिया कंस्ट्रक्शन पे और रूरल बिल्कुल इग्नोर हुआ, देखें मैं अपने सूबे के रेफरेंस से बताऊं कि हमारी इकोनॉमी 67% एग्रीकल्चर पे है, तो अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली। अब एग्रीकल्चर में अगर आप डे टू डे राइस और वीट की बात करें तो फिर बहुत सी चीजें इग्नोर हो जाती हैं, जिसमें फ्रूट फार्मिंग है, फ्रूट ऑर्चर्ड्स हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग थी वो रह गई पीछे, बैकयार्ड में उसको छोड़ दिया। तो आपको लाइफ स्टॉक है वो बैकयार्ड में चला गया, जो दोनों चीजें हमें दे सकती हैं, ग्रोथ और प्लस एक्सपोर्ट भी उसको किया जा सकता है। तो अर्बन के साथ साथ यू हैव टू टेक रूरल इन कंसिडरेशन ऑल्सो। तो पॉपुलेशन तो हमारी रूरल ज्यादा है, अर्बन आप करें, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि वर्टिकल आप जाएं, हॉरिजॉन्टल पूरा आपका लैंड एक्सपोर्ट, लेकिन जो लैंड बैरन है जिसकी साइकिलिंग ही अभी शुरू नहीं हुई तो उसको तो इस पे हम नहीं डाल सकते। अब अभी जैसे क्वेटा में आप 3 फ्लोर से ऊपर जा नहीं सकते, इसी तरह मेजॉरिटी कहीं भी हाई राइज आपको बिल्डिंग है, ये हब इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहां पे मैंने आज तक नहीं देखा किसी बिजनेसमैन ने वो हाई राइज बिल्डिंग बनाई। ग्वादर नया सिटी बन रहा है, मैंने अभी तक नहीं देखा कि जीडीए ने कोई हाई राइज बिल्डिंग अप्रूव की हो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हर इलाके का ना अपना अपना एक फिनोमेना है। कराची इज नो डाउट, लाहौर इज नो डाउट, पेशावर कुड बी, जो मोस्ट डेवलप्ड सिटीज हैं पाकिस्तान के, वो तो वर्टिकल जाएं, लेकिन अगर इनकी हमारी पॉलिसीज जो है मादरत के साथ कि अगर गवर्नमेंट ने जैसे इन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर नो डाउट इफ इट हेल्प्स आवर इकोनॉमिक वी शुड दैट, लेकिन आप ये देखें कि और डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो व्हाट अबाउट रूरल डेवलपमेंट? आपने रूरल डेवलपमेंट को भी प्रायोरिटी देनी है, अगर उनको नहीं देंगे, आपका देखें आपकी डेयरी पूरी रूरल पे डेवलपमेंट है, आपका लाइफ स्टॉक पूरा रूरल पे डेवलपमेंट है, आपका फूड सिस्टम पूरा रूरल पे डेवलपमेंट है, तो उसकी फाइनेंसिंग भी बहुत जरूरी है। मैं पहले भी हाईलाइट कर चुका हूं कि जुल्म की बात है कि बलूचिस्तान में एडीआर जो है एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो इज 5%। 2 स्टेट बैंक के गवर्नर्स के साथ मैं खुद हायर डिस्कशन कर चुका हूं कि आप मुझे रीजन तो बताएं कि आप इतना लिमिट आपने क्यों लो रखा हुआ। दे हैड नो आंसर फॉर दैट। सो द गवर्नमेंट हैज टू कंसिडर, आप अपनी बिल्कुल अर्बन पॉलिसीज रखें बट डोंट इग्नोर द रूरल ऑल्सो। चलें सर, रूरल को इग्नोर नहीं करते, लेकिन अगर पूरे मुल्क की बात करें, सिर्फ बलूचिस्तान की बात ना करें, आप पूरे मुल्क को मद्देनजर रख के फिर उससे बात करें, तो ये आइडिया तो एटलीस्ट अच्छा है ना कि वर्टिकली होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए। मैंने अर्ज किया ना अर्बन उसमें तो बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? कल को अल्लाह करे जब हम लोग यहाँ नहीं होंगे दुनिया में, वो
20-30 साल के बाद अगर वहाँ भी डेवलपमेंट होती है, लेकिन मैं उस पैमाने से बात कर रहा हूँ कि आपने पूरे पाकिस्तान की बात की तो मैं 47% पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। चाहिए आप ये समझ रहे हैं। अच्छा सर, सीपैक के हवाले से ही बात कर लेते ना, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ट्यूब्स का आइडिया दिया, तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट का भी तो सिस्टम लैक करता है ना। लाहौर में देख लें या इस्लामाबाद में देख लें तो यहाँ पर तो बड़ी अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखे जाते हैं, मगर सिंध में नहीं देखे जाते, या कुछ ऐसी जगहों पे रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखे जाते। इसके ऊपर भी हाईलाइट करें। इसका इजी सोल्यूशन है कि आप यू हैव टू टेक प्राइवेट सेक्टर ऑन बोर्ड। आप प्राइवेट सेक्टर को ले लें एंड लेट देम रन। अगर गवर्नमेंट ही रहेगी फिर हर चीज में डिले होगी। गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी देना, तो पॉलिसी को एंजॉय करना गवर्नमेंट का काम नहीं, वो तो प्राइवेट सेक्टर का काम है। प्राइवेट सेक्टर अपनी मैनेजमेंट करती है, वो ऑर्गेनाइज करती है चीजों को। तो वो उसमें ट्रांसपोर्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दुनिया के अंदर, इवन चाइना में देखिए, चाइना में एक कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट सिस्टम है, बट स्टिल प्राइवेट सेक्टर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, क्योंकि उनके पास नॉलेज है, उनके पास फाइनेंस है। तो हमें भी उस तरह प्राइवेट सेक्टर को ऊपर लाना सरदार साहब, आपने चाइना का जिक्र किया तो थोड़ा सा सीपैक के हवाले से मैं ये भी पूछती चलूँ, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है सीपैक जैसे एक बड़े प्रोजेक्ट को। आप क्या समझते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 1, एंड नंबर 2, क्या चाइना इससे डिस्टर्ब होगा? मैं समझता हूँ कि चाइना तो डिस्टर्ब नहीं होगा। देखें, चाइना जो है उसके पीछे BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो सीपैक एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है उसका, तो उसके साथ तो 6-7 कॉरिडोर और हैं, तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, और हमें इस चीज को बड़ा सीरियस लेना चाहिए और गवर्नमेंट को बहुत प्रायोरिटी पे इसको प्रोजेक्ट करना चाहिए। हम लोग इक्वेशनली सेलिब्रेट करते हैं $65 बिलियन ऑफ वर्थ सीपैक, लेकिन लास्ट ईयर चाइना ने ईरान के साथ $650 बिलियन का एग्रीमेंट किया, मीन 10 times हायर देन दैट। तो वहां पे तो ऐसे इश्यूज नहीं है। अब ये स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं। स्ट्रेटेजिक इश्यूज आपकी फॉरेन पॉलिसी आ जाती है, स्ट्रेटेजिक आपकी डिफेंस आ जाती है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो इसमें भी एक वी हैव टू टेक नेशन ऑन बोर्ड। गवर्नमेंट शुड ट्रुथफुली टेल एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। अगर टेररिज्म आता है या और सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, ये क्यों होते हैं, तो ताकि नेशन खुद भी उसमें जितना पार्टिसिपेट कर सकती है वो करे। अभी देखें, कराची में एक माह के अंदर 3 बड़े सेंसिटिव इवेंट्स हुए, तो अब उसके अंदर मैंने देखा कि जो बिजनेस कम्युनिटी है, पर्टिकुलरली जो हर्ट होती है, वो अनप्रिपेयर्ड है। यानी 25% जो कैमराज लगे हैं कराची के अंदर वो काम कर रहे हैं, और 75% जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है। सो यू हैव टू टेक द नेशन ऑन बोर्ड और ट्रूथफुली बता के, ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सके इसके अंदर। राइट, चलें जी सर, बात को कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट, आज की मार्केट में अपडेट्स देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,35,500 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,16,170 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड एट अराउंड $1,828.12, ऑयल WTI पर बैरल 108, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 108.2। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आज के दिन ऑयल प्राइसेस बैकफुट होते हुए दिखाई दिए हैं। इट्स अ गुड साइन के आने वाले दिनों में हमारे पास लोकली भी इसका इम्पैक्ट आएगा। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 199 रुपीज, सेलिंग वाज 201, यूके पाउंड बाइंग रही 240 रुपीज, सेलिंग वाज 243 रुपीज, यूएस डॉलर बाइंग रही 200 रुपीज, सेलिंग वाज 201.5, चाइनीज युआन बाइंग रही 23.55, सेलिंग वाज 23.95, Saudi Riyal buying रही 51.5, selling was 52.5, UAE dirham buying at 54 rupees, selling was 55 rupees, Kuwaiti dinar buying रही 481.85, selling was 484.35, and lastly Omani Riyal buying रही 392.95, selling was 394.98। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। आज के दिन हम कह सकते हैं कि ऑयल प्राइसेस के बैकफुट आने से कुछ चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। हम ये भी देख रहे हैं कि मार्केट में भी एक स्टेबिलिटी आ रही है, कॉशियस है, बट वो नेक्स्ट वीक से ऑप्टिमिस्टिक भी ज्यादा है। कल के दिन की ब्रेक के बाद आज भी जो है वो कुछ एक्टिविटी देखी गई, लेकिन फाइनली कुछ क्लैरिटी ना होने की वजह से वो तमाम सेंटिमेंट जो है वो ड्राई होते हुए दिखाई दिए। कल के दिन फ्राइडे का दिन है, लास्ट सेशन है, तो हो सकता है कि मार्केट में कुछ जो है अगेन कॉशियसनेस या अगेन जो है कंफाइंड पोजीशन दिखी जाए, लेकिन नेक्स्ट वीक से एक जब IMF की क्लैरिटी आ जाएगी
तो मार्केट में हम कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आते हुए दिखाई देगी। सुफियान साहब भी मौजूद हैं, सरदार शौकत फुकरजई साहब भी मौजूद हैं। मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। डॉलर की आपने प्राइस देखी है, इंटरनेशनली ऑयल प्राइस का भी इम्पैक्ट देखा है। सुफियान साहब क्या कहेंगे, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ रहे हैं उसकी वजह से आपने पहले ही प्रपोजल दिया कि हम स्लो डाउन करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे मुल्क के लिए बेहतर जो है वो नताइज आने चाहिए, उसके ऊपर प्लीज जरा कुछ बताएं कि वैल्यूएशन फर्दर जो है वो अगर आगे चले जाती है तो क्या इम्पैक्ट आ सकता है, और अगर पीछे चली जाती है तो फिर क्या होगा? देखिए अभी जो सिचुएशन हुई है, जो पिछले देखिए कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट कोई भी बिल्डर अगर अनाउंस करता है तो उसको एटलीस्ट 3 years 4 years 5 years का उसका टेन्योर है, वो एक दिन में बिल्डिंग नहीं बनती। यूजुअली जो प्रैक्टिस है मार्केट के अंदर इंटरनेशनली, वो बुकिंग लैंड तो अपने पैसों से बिल्डर खरीदता है, उसके बाद वो प्रोजेक्ट को अनाउंस किया जाता है, मार्केट से फंड जनरेट किया जाता है थ्रू इंस्टॉलमेंट्स। अगर वो प्रोजेक्ट की जो किसी ने डेवलपर ने बिल्डर ने कॉस्ट की है कि वो एटलीस्ट उसको 3000 रुपीज स्क्वायर फुट उसको कंस्ट्रक्शन कर लेगा उस एरिया को बाय द एंड ऑफ द ईयर, 4 साल में प्रोजेक्ट को कंप्लीशन पे, और अगर उसकी इन्फ्लेशन लाइक 100% या 70% आ जाती है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जो लास्ट ईयर स्टील था वो 1,15,000 रुपये टन था, आज स्टील मार्केट में 2,15,000 से 2,20,000 रुपये टन पे ट्रेड हो रहा है। अगर वही स्टील उसने कॉस्टिंग ली होगी कि 1,15,000 का, वो होके 1,20,25,30,000 तो होता, वो तो इतना बेरेबल था क्वेश्चन के अंदर, वो अपने प्रॉफिट के अंदर से दे दे। बट अगर वो उसको ऑलमोस्ट डबल द प्राइस हो रही है, और स्टील सीमेंट लास्ट ईयर जो 550 रुपये तक बैग खरीदा जा रहा था, आज वो करीबन 900 रुपये पे 850 रुपीज़ पर ट्रेड हो रहा है, तो वो उसका इतना बड़ा जो डिफरेंस है वो कैसे अपने एक प्रोजेक्ट में अकोमोडेट करे। अब ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, और अगर यहाँ तक भी कोई बात रुकती है तो भी कुछ समझना है की सिचुएशन, अगर यहाँ से भी मजीद सिचुएशन आगे अनस्टूवर्ड सिचुएशन जाती है, अगर कोई केयर टेकर गवर्नमेंट आती है या इस वक्त मजीद इम्पोर्ट आ गई है ना, कल भी बोल दिया है कोलिशन गवर्नमेंट के जो पार्टनर्स हैं उन्होंने कहा है कि नहीं हम अपनी मुद्दत पूरी करें 2023। बहुत अच्छी बात है, हम तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपना टाइम लाइन पूरे करे, क्योंकि इस वक्त अगर केयर टेकर गवर्नमेंट या कोई और मजीद अनटूवर्ड सिचुएशन है, कोई नई अनाउंसमेंट आती है तो उसके अंदर मजीद डिवैल्यूएशन या अनस्टेबिलिटी की तरफ हम जाएंगे। इस वक्त तो बेहतर तो यही है कि जो हो गया, हमें जिस तरह सरदार साहब ने भी कहा कि हमें पॉलिटिक्स को सेट असाइड करें, हमें मुल्क का सोचना है, अगर मुल्क को तरक्की करना है। अगर हम मुल्क को तरक्की देखना चाहते हैं तो हमें पॉलिटिक्स से बाहर आना पड़ेगा, हमें नेशनलिज्म पे जाना पड़ेगा। अगर ये गवर्नमेंट थ्रू आउट अपना टेन्योर 1.5 साल जो है मजीद पूरा कर लेती है, कोई 1.5 साल का रोड मैप भी दे दे ना लोगों को कि हम इसको यहाँ पे कर्टेल करेंगे, हम ये इस तरीके से हमें इम्पोर्ट, ठीक है, जो इन्हें बड़ी गाड़ियाँ इम्पोर्ट पे बैन लगाया बहुत अच्छी है, बहुत खुशाइन चीज़ है, हम इसको सपोर्ट करती है पूरी बिजनेस कम्युनिटी। नहीं लेंगे 2 साल नई गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियों पे गुजारा कर लेंगे, अच्छा वक्त आएगा मंगा लेंगे गाड़ी, मगर मुल्क को तो हमें पहले देखना है ना। अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी, लोगों के पास एक्सपोर्ट करने के लिए अगर गैस ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फूड शॉर्टेजेस आगे नजर आ रहे हैं। वैसे ही एक नई रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के अंदर ड्राउट का वो एक जो रिपोर्ट आ रही है बातें, अगर वो ड्राउट और इस तरह सिचुएशन है तो हमारा एग्रीकल्चर कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो हम सारा इम्पोर्ट अगर उस पर भी चलेगा तो हम तो बहुत बुरे फंस जाएंगे, अल्लाह ना करे। तो हमें ये सारी चीज़ों को देखते हुए चलना है और अपने डैम्स को नई रिकंस्ट्रक्शन करनी है। तो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, अगर हम उन सारी चीज़ों को 1.5 साल का बहुत शॉर्ट टाइम में देखते ही खत्म हो जाएगा। तो मेरा ये हुकूमत करे तो यही हम उसको वेलकम करते हैं, जो भी पॉलिसीज आती हैं गवर्नमेंट की, पहले भी रही है नून लीग की गवर्नमेंट, और शौकत ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिफ्ताह इस्माइल साहब, इनकी पॉलिसीज बहुत ही बिजनेस फ्रेंडली है, खुद भी कारोबारी शख्सियत है, नेमन कम्युनिटी से ताल्लुक है, कराची के लोगों से इनकी बहुत ज़्यादा वाकफियत है, और शोल्डर टू शोल्डर ही नोज एवरीथिंग के लोगों के एग्जैक्टली क्या मसाइल हैं, बिजनेसमैन है तो थोड़ा सा उन लोगों को बिजनेसमैन को किस तरह अकोमोडेट करना है। अगर बिजनेसमैन को सपोर्ट करेंगे तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ों का हल निकल आएगा। हमें पॉजिटिव थिंकिंग पे जाना है, और यही बिजनेसमैन है कि जो अगर वो बिजनेसमैन ग्रोथ करेगा तो जॉब क्रिएशन होगी, वो नई एक्सपेंशन करेगा ना। देखिए जब महातिर मोहम्मद साहब पाकिस्तान आए, जो जब गए थे कोलालमपुर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, तो उसको उसने बताया, उसने कहा आपका राज क्या इकॉनमी का, उसने कहा आपके लेट योर बिजनेसमैन अर्न मनी, उनको कमाने दो, वो ही कमाएंगे, वही री इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके मुल्क में, आपके पास बाहर से कोई आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अगर आप ये समझते हैं कि आपके अपने बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट
नहीं कर रहे, और बाहर वाला के कर दे कोई नहीं करेगा, तो अपने घर के लोगों के लिए फैसिलिटेशन करनी है। तो हम तो एक ही बात करते हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें एक ऐसा रोड मैप चाहिए कि मुल्क कैसे तरक्की करे, आज उस पर बात करना है। हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए। जो गवर्नमेंट उस पर बोलती है हम तैयार हैं। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी है, हमें उनको क्रिटिसाइज नहीं करना है कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने ये रखा था, नई गवर्नमेंट आते ही इतना महंगा हो गया। देखें, ये तो एक वक्त की जरूरत है। राइट। सुफियान साहब, आपने फिर अगेन जो है वो 2-3 बातें रेज कर दी हैं। अच्छी सरदार साहब, यहाँ पर इन्होंने एक बोला है कि जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, बिजनेस कम्युनिटी उनके साथ है, लेकिन मुल्क के लिए अच्छा होना चाहिए। क्या करें अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं लेते, बल्कि पॉपुलर डिसीजंस से अवॉइड करके अनपॉपुलर डिसीजन की तरफ जाते हैं और पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं, तो फिर क्या उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे तो एक अपोजिशन की एक बोलते ना कि आप डेली बेसिस पे जलसे करके उन पर तनकीद करने के लिए रेडी बैठे हैं कि आज ये कर दिया आपने, आज ये हो गया, आज यूं कर दिया। और दूसरा ये कि ये जो इन्होंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं कि बिजनेसमैन को काम करने दिया जाए, तो क्या बिजनेसमैन को काम करने दिए जाने के लिए वो एटमॉस्फेयर अभी बाकी छोड़ा है? क्या पास्ट गवर्नमेंट के फैसले नहीं आगे आएंगे? देखिए, जैसे इन्होंने कहा, मैं इनसे एग्री करता हूँ कि पास्ट को छोड़ दें आप। अगर हम बैकअप में ही चलते रहेंगे कि प्लान नहीं किया और हम आगे ना बढ़े, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अगर स्टेबल इकोनॉमी चाहिए और स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चाहिए, तो सबसे बड़ी ये चीज होगी कि आपको हर एक सेगमेंट को कॉन्फिडेंस में लेना होगा जी। आपको मुशावरत करनी होगी। तो अभी बजट से पहले और बजट के बाद भी जब जो भी इकोनॉमिक डिसीजन आप लें, यू मस्ट टेक, आई रिपीट, यू मस्ट टेक प्राइवेट सेक्टर ऑन बोर्ड। देखिए, पाकिस्तान के अंदर कोई 360 चैम्बर्स और एसोसिएशन हैं। मैंने नहीं देखा कभी कि किसी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट ने, हालांकि मोस्टली गवर्नमेंट्स के अंदर बिजनेस होते हैं, रज़ाक दाऊद भी बिजनेसमैन थे, अब मिफ्ता इस्माइल साहब भी बिजनेसमैन है, इस तरह और लोग भी हैं। तो इनको तो बढ़ चढ़ के प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। और पाकिस्तान में वक्त ऐसा आ गया कि मैं खत्म होनी चाहिए। एक सिंगल मैं लीडर या पार्टी बार बार यह कहे कि मैं कर रहा हूं, वो नहीं कर सकते। देखिए, पूरे पाकिस्तान ने 22-23 करोड़ ने करना है। मेरी ख्वाहिश इंडिविजुअल ख्वाहिश होगी, लेकिन मैं तो पाकिस्तानी हूं ना, तो मेरे साथ बहुत से लाइक माइंडेड लोग होंगे, तो हमारी सोच को भी ऑनर होना चाहिए, हमारी ख्वाहिशात को भी ऑनर होना चाहिए। तो ये उसी तरह होगा जब गवर्नमेंट ऑफ द डे नीचे देखे, ऊपर नहीं देखे, इस्लामाबाद से नीचे उतरे, कराची, कोयटा, पंजाब, पेशावर, हर जगह देखे कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। उसी तरह होगा जब आप जो लोकल थिंक टैंक्स, दीज एसोसिएशन, चैम्बर्स, या जैसे सुफियान साहब हैं, इनका अपना ग्रुप एक, ये दे आर थिंक टैंक्स। सो वी शुड टेक एडवाइस फ्रॉम देम कि हम आगे क्या करें। आप फिल्टर करें, जो आपके काम की चीज है उसको यूज करें, ना करें, लेकिन आपके पास थोड़ा स्पीड अप भी करें। इतना बड़ा थिंक टैंक नहीं मिल सकता, ये पूरी कौम थिंक टैंक है, तो आपको सोच लेना। अच्छा शौकत साहब, IMF के हवाले से भी बात करें ना। IMF की जो एक अभी नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई है टॉक्स दोहा में, और वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलेगा, क्योंकि सबके हम कह सकते हैं कि सबकी आईज जो है वो IMF पे ही लगी है कि वहां से कोई अच्छी गुड न्यूज आ जाए जिसका इम्पैक्ट हमें पास ऑन हो जाए। क्या कहेंगे उसके ऊपर? तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा और उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा हम लोगों पे, फॉरेन करेंसी पे भी, और हमारी जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस जो है, लोगों के अंदर जो सेंटीमेंट है, अल्लाह ना करे हर आदमी खड़ा होकर कह रहा है कि वो हम लोग तो श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं। यानी तालिबान का जो गवर्नमेंट है वो इतनी डिमोरलाइज नहीं है जितने हम लोग डिमोरलाइज हैं, कि उनको दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, बट दे आर डूइंग इट वट एवर द वे इट इज। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोई शौक नहीं है, इट्स अ कंट्री, इट्स अ सॉवरेन कंट्री, सो वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट। अल्लाह का हुक्म होगा, हम निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच सरदार साहब, हमारे साथ मौजूद थे। सुफियान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है, हमें डिमोरलाइज नहीं होना है। जैसे कि शौकत साहब ने कहा कि हमें जो है वो खुश होना चाहिए कि हम इस मुल्क के अंदर हैं और मुल्क में जो है वो तरक्की याफ्ता जो है वो काम हो रहा है। साथ साथ अगर बात की जाए कि IMF की, तो IMF से यकीनन कोई ना कोई न्यूज जरूर आएगी, जिसके ऊपर काफी अच्छे इम्कानात भी मौजूद हैं कि आने वाले दिनों में एक अच्छी न्यूज सुनेंगे। डॉलर के ऊपर, जो कि करेंसी डी वैल्यूएशन का सबसे बड़ा एक बोझ दिखाई दे रहा है, तो वैल्यूएशन यकीनन स्ट्रांग भी होगी, और साथ साथ हम थोड़ा सा बैकफुट जाएंगे। ये तो एक वर्स्ट सूरत हाल बन गई है कि 200 रुपीज पे चले गए हैं। थोड़ा सा हम कह सकते हैं, अगेन हम पॉलिटिकल डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन पास्ट डिसीजंस या कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि टाइम से डिसीजंस नहीं लिए जाते तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। तो ये भी जरूरी है, IMF के हवाले से ये भी जो है वो पॉजिटिव न्यूज आ सकती है और हमारे पास चीजें जो है बेहतरी की तरफ आ सकती है।
दैट्स ऑल। इसी दोस्तों प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।